स्टोरी की स्टार्टिंग में हम मेन लीड सियांग को देखते हैं, जिसे एक नौकरी की बहुत ज्यादा जरूरत है। मिस्टर बो से कहते हैं, अगर तुम आज रात के लिए मेरी नकली गर्लफ्रेंड बनोगे तो मैं तुम्हें ये नौकरी दिला सकता हूँ। तभी वो मान जाती है और आज रात की एक बड़ी पार्टी में जाने के लिए तैयार हो जाती है। मिस्टर बो कहते हैं, जाओ और अपना हुलिया ठीक कर लो, क्योंकि तुम ऐसे पार्टी में नहीं जा सकते। सियांग अंदर से एक बहुत ही सुंदर ड्रेस पहन कर आती है, जिसे देखकर तो मिस्टर बो एकदम हैरान हो गए हैं। क्या ये इतनी सुंदर भी दिख सकती है? अभी अभी तो कैसी दिख रही थी। ठीक है, अब तुम पार्टी में जाने के लिए बिल्कुल तैयार हो और मेरे कपड़े भी गंदे हैं, जरा रुको मैं चेंज करके आता हूँ। और तुम एक काम करो, इस कपड़े को जरा फेंक कर आओ, क्योंकि मैं पुराने कपड़े दोबारा नहीं पहनता। सियांग सोचता है, इसकी एक कपड़ा तो मेरी 6 महीने की सैलरी के बराबर है। मैं एक काम करती हूँ, इसे बाहर ले जाकर बेच देती हूँ। जाते समय सियांग बोलती है, मिस्टर बो मैं आपके साथ अकेले में करना चाहती हूँ। नहीं, मैं अभी तैयार नहीं हूँ, जब तैयार हो जाऊंगा तब बता दूंगा। वो बोलती है, ठीक है, आप जब फ्री होंगे तब हम अकेले बात कर लेंगे। और वहाँ से चली जाती है। मिस्टर बो अपने पुराने दोस्त को फोन करते हैं, तुम एक काम करो, मेरे लिए सबसे सुंदर लड़की को ढूंढो। मैंने बहुत दिनों से मजे नहीं लिए, मैं थोड़ा मजा करना चाहता हूँ। इसके बाद हम देखते हैं सियांग और मिस्टर बो दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर पार्टी में आ रहे हैं। वो सोच रहा है, इन लड़कियों को दिखाने के लिए सियांग मेरे करीब आ रहा है। लगता है इसे जलन हो रही है। ये तो यहाँ से चले गए, लेकिन उसे बार बार याद दिलाना होगा कि मैं उसकी आज रात की गर्लफ्रेंड हूँ। पार्टी में सियांग के साथ उसकी एक पुरानी दोस्त की मुलाकात हो जाती है। उसे देखकर लड़का कहता है, सियांग तुम कितनी सुंदर हो गई हो। लेकिन उसे पहली नजर देखते ही सियांग उसको पसंद करने लगी है। अगर तुम कल फ्री हो तो हम एक साथ खाना खा सकते हैं। लेकिन पास से ही मिस्टर बो उसे इशारा करते हैं और वो किसी और की बहाना कर देती है और उसके पास वापस आ जाती है। सभी को दिखाने के लिए वो बहुत सारा ड्रिंक करने लग जाती है। तभी पास से एक अंकल आकर उसके हाथ को छूकर बोलता है, तुम्हारा बॉडी कितना नरम है, क्या तुम मेरे साथ पियोगी? मिस्टर बो अंकल का हाथ पकड़ लेता है और बोलता है, तुम इसकी हाथ पकड़ने की जरूरत भी कैसे की? अरे मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था, चले जाओ और किसी लड़की के साथ बात करने का तरीका सीख के आओ। और मिस्टर बो सियांग को अपनी गोदी में उठाकर वहाँ से ले जाने लगते हैं। गाड़ी में बैठे हुए वो पूछता है, तुम्हें कहीं पर चोट तो नहीं लगी? और दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। और तभी सियांग उठ जाती है, वो तो एक सपना देख रही थी। मिस्टर बो मैसेज करते हैं, तुम्हें अकेले में बात करनी थी ना, ठीक है 8 बजे आ जाओ। सियांग के साथ जिस रेस्टोरेंट में वो मुलाकात करने वाला है, वहाँ पर पहले ही आकर वो खुद से ही सब कुछ चेंज करवाता है। और सब कुछ ठीक करते करते तो वेटर की पसीने छूट जाते हैं। सियांग आने के बाद मिस्टर बो से कहता है, तुम कुछ बताने से पहले मैं पहले कहना चाहता हूँ। और पीछे से वायलिन बजने लगता है और वो सोचती है, आखिरकार इसे क्या हुआ? ये सब करके क्या ये मुझे नौकरी नहीं देने वाला है? तभी मिस्टर बो उसके सामने एक प्रपोजल रिंग रखता है और बोलता है, मैं तुम्हें ये नौकरी दे सकता हूँ, लेकिन मेरी भी कुछ शर्तें हैं। वो हैरान हो जाती है और सोचती है, इसे क्या लगता है ये बहुत हैंडसम है और दुनिया की सारी लड़की इसे पसंद करता है? सियांग बोलती है, नहीं, मैं तुम्हारे साथ काम करना नहीं चाहती। वो हैरान हो जाता है और वायलिन भी चलना बंद हो जाता है। आखिर में बोलती है, मेरे टाइप के नहीं हो, और वहाँ से चली जाती है। बेचारे मिस्टर बो की तो दिल ही टूट जाता है। इसके बाद अकेले आईने में वो खुद को ही देखते हुए बोल रहा है, मैं उसका टाइप नहीं हूँ, तो फिर मुझे किस क्यों किया? मिस्टर बो की माँ उसे दूध देकर बताती है, मुझे लगता है तुम्हारे साथ कोई भी लड़की इसीलिए नहीं टिकती क्योंकि तुम खुद को बहुत ही ज्यादा हैंडसम समझते हो और तुम्हें अपनी सेल्फ कॉन्फिडेंस के ऊपर थोड़ा काम करना चाहिए, वरना सारी उम्र तुम सिंगल रह जाओगे। तुम्हारे लिए एक भी लड़की नहीं बचेगा। अरे आप अपना दूध पकड़ो, मैं थोड़ी देर में वापस आता हूँ। दूसरी तरफ सियांग अपनी माँ के साथ वीडियो कॉल पर बात कर रही है कि वो अपने घर कल वापस चली जाएगी। दरवाजे पर कोई आया है। वो देखती है बाहर मिस्टर बो खड़े हैं। वो दरवाजा खोलती है और मन ही मन सोचती है, इसे मेरा घर का पता कैसे चला? पूछता है, तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो? सियांग बताती है, बेशक आप बहुत अमीर हो, आपका रूप रंग बहुत अच्छा है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है रेस्टोरेंट में जो भी हुआ तुम्हें एक बार दोबारा सोचना चाहिए। ठीक है, मैं दोबारा जरूर सोचूंगी। और इसके अलावा तुम खुद को देखो, तुम कैसे घर पर रह रही हो। कल तुम मेरे साथ जाना और हम शहर की सबसे बड़ी स्टाइलिस्ट के पास जाएंगे और तुम्हारे लिए कुछ स्टाइलिश कपड़े खरीदेंगे। ये बोलते ही वो वहाँ से चला जाता है। लेकिन सिया सोचती है, ये इसके लिए मेरे घर पर आया था, ये तो यहाँ पर भी आकर खुद की तारीफ करे जा रहा था। दूसरे दिन कॉलेज में सियांग और मिस्टर बो आकर देखते हैं, उस दिन जिस लड़के के साथ वो बात कर रही थी वही लड़का आज उसके सामने खड़ा है। सियांग बोलती है, अरे तुम कॉलेज के प्रोफेसर हो। लेकिन मिस्टर बो उसके साथ हाथ मिलाकर उसका हाथ दबा रहा है। अरे सॉरी, मैं बहुत दिनों से जिम नहीं गया तो मैं जरा सा भूल गया हूँ।
फिर भी सियांग से वो पूछ लेता है, क्या तुम इस सैटरडे को फ्री हो, हम लंच पर चल सकते हैं। उसके बदले में मिस्टर बो कहता है, नहीं वो नहीं जा सकती, उसको बहुत ज्यादा काम है। अच्छा ठीक है, मैं तो सिर्फ तुम्हारे साथ मुलाकात करना चाहता हूँ। तभी सियांग बोलती है, लेकिन मैं फ्राइडे को फ्री हूँ, तो हम दोनों लंच करने जा सकते हैं और मैं तुमको फोन करूंगी। और वो हंसे चला जाता है। गाड़ी में बैठे वो बोलता है, लगता है तुम दोनों बहुत करीब थे। अरे तुम ऐसे क्यों बात कर रहे हो, वो मेरा बहुत ज्यादा ख्याल रखता था और तुम्हें कोई गलतफहमी है। गलतफहमी? मैंने जो अपने आंखों से देखा है वही सच है। मैं तुम्हारी सीट पे सेक्रेटरी हूँ, तुम मेरी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर बिल्कुल मत करो। मिस्टर वो जलन में सियांग को बहुत सारा काम दे देता है। फिर भी वो कहती है, तुम्हारी चालाकी मेरे सामने नहीं चलेगी, मैं सारा काम खत्म करके जरूर जाऊंगी। चेक कर लो, मैंने तुम्हारा सारा काम खत्म कर लिया है, वो भी टाइम पर। लेकिन इसने इतना काम खत्म कैसे कर लिया? तो फिर ठीक है, मैं अब चलती हूँ। लेकिन तभी मिस्टर बो पीछे से उसका हाथ पकड़ लेता है और उसके बहुत नजदीक चला जाता है। बोलता है, तुम्हें क्या दूसरे लड़कों के साथ डेटिंग करना अच्छा लगता है? मैं अपनी पर्सनल लाइफ में क्या करती हूँ तुम्हें इससे कोई लेना देना नहीं। और वो उसका हाथ छुड़ा कर वहाँ से जाने लगती है। तो फिर ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ और तुम्हारे साथ जाने के लिए मैं तुम्हें पूरे 10 लाख रुपए दूंगा। और पैसों की लालच में आकर सियांग उसको हाँ बोल देती है। तो फिर चलो, हमें देरी हो रही है। सियांग के साथ मिस्टर बो को भी आते देखकर दोस्त थोड़ा हैरान होता है। वो मनी मन सोचता है, ये तो करीब से देखने पर और भी ज्यादा खराब दिखता है। अरे मेरी बॉस को तो मजाक करने की आदत है, तुम इसके ऊपर ध्यान मत दो। तुम्हारे साथ ये कोई बात करना चाहता है, इसलिए वो मेरे साथ आया है। लेकिन दोनों ही अपने पास सियांग को बिठाना चाहते हैं, लेकिन वो तो अपने बॉस के पास ही जाकर बैठ जाता है। बोलता है, तुम्हें मछली खाना चाहिए, ये बहुत हल्का है और तुम्हें खाने में मजा आएगा। लेकिन पिछले साल मेरी एक दोस्त की मछली खाने की वजह से मौत हो गई थी, तो तुम्हें क्या अब लगता है तुम्हें मछली खानी चाहिए? सिया उसका पैर कुचलकर उसे ये सब बातें बोलने से मना करती है। खाओ खाओ, तुम ही सब खाओ। तो फिर एक काम करो, तुम ये सूप खाओ। मुझे लगता है मेरा दोस्त भी मुझ पर दिलचस्पी रखती है, मुझे भी ये सूप पीना है, मुझे सर्व करो। लेकिन आप उससे सब काम क्यों करवा रहे हैं? आपको नहीं दिख रहा कि वो कितना थक चुकी है? मिस्टर बो से इशारा करते हुए बताते हैं कि अगर तुम मुझे सर्व करोगे तो मैं तुमको पूरे 20 लाख रुपए दूंगा। अरे अरे कोई बात नहीं, मैं तो तुम दोनों को ही सर्व कर देती हूँ। दोस्त उसका हाथ पकड़ के प्रपोज करने वाला ही होता है कि मिस्टर बो उसका हाथ छुड़वा लेते हैं। नहीं, तुम मेरे सामने ऐसा नहीं कर सकते हो। लेकिन क्यों? मैं अगर सियांग को पसंद करता हूँ तो मैं तुम्हारे सामने नहीं बोल सकता। लेकिन जरा तुम ही सोचो, वो मेरे जैसे हैंडसम लड़के को छोड़कर तुम्हारे जैसे लड़के के साथ क्यों जाएगी? मुझे लगता है तुम बहुत ज्यादा मजाकिया हो। सियांग बोलती है, ठीक है, मैं तुम्हें फोन करूंगी और इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। और उसको घूरता हुआ वहाँ से चले जाते हैं। एक काम करो, बिना मुँह चलाए तुम सीधे मेरे घर पर मुझे छोड़ दो। लेकिन मिस्टर बो तो बहुत इमोशनल हो जाते हैं और बोलते हैं, क्या सच में तुम्हारे मन में मेरे लिए कोई भी इमोशन नहीं है? अभी हम घर चलते हैं और इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। इसके बाद हम देखते हैं मिस्टर बो का दोस्तों से बोल रहा है, मुझे लगता है सियांग को तुम बहुत ज्यादा पसंद करने लगे हो। तुम अपना बकवास बंद करो, मेरे लिए वो उतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है। तुम बस मेरा एक काम करो, तुम कल सुबह बहुत सारी लड़कियों को मेरे सामने ले आओ। दूसरी तरफ सियांग ऑफिस में आकर देखती है बहुत सारी लड़कियां एक लाइन में खड़ी है। पूछती है, ये क्या हो रहा है? दरअसल ये सारी लड़कियां सेक्रेटरी पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं। मिस्टर बो, तुम क्या अपने लिए नई सेक्रेटरी ढूंढ रहे हो? हाँ, क्योंकि तुम्हें मेरे साथ काम करना अच्छा नहीं लग रहा था ना। इसके बाद से तुम बस 1 महीना काम करो। दूसरी सेक्रेटरी को काम करने के लिए मैं उसे हर दिन पूरे 1 लाख रुपए करके दूंगा। तो फिर ठीक है, एक अच्छी सेक्रेटरी ढूंढने में मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। ये बोलकर वो उसके पीछे जाकर खड़ी हो जाती है और एक एक करके सारी लड़कियां अंदर आने लगती है। लेकिन ये लड़कियां तो कुछ नाच के दिखा रही है तो कुछ नाटक कर रही है और एक ने तो चाकू ही निकाल डाला। लेकिन सियांग को काम करते हुए आज बहुत देर हो गई है। मिस्टर बो बोलता है, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, लेकिन तुम मेरे साथ कैसे जा सकते हो? मैं अभी खाना खाकर फिर घर जाऊंगी। और वो कोई रेस्टोरेंट नहीं है, लेकिन फिर भी वो उसके साथ चला जाता है और जाकर देखता है सियांग किसी रास्ते पर खाना खा रही है। मुझे इतना कचरा पसंद नहीं आता, मैं किसी को इसे साफ करने बोलता हूँ। नहीं नहीं, मैं खाना खाकर यहाँ से चली जाऊंगी और तुम यहाँ से अभी जा सकते हो। नहीं नहीं, तुम जरा रुको, मुझे मदद करने की और भी तरीके आता है। तभी दोनों वेटर उसके लिए एक सुंदर सा टेबल जुगाड़ करके देते हैं और दोनों बिना देर किए खाना खाने लग जाते हैं। मिस्टर बो का प्यार किसी डॉगी के ऊपर पड़ गया है। सियांग दौड़ी आती है और डॉगी को प्यार करने लग जाती है।
और उसे उठाकर अपने घर ले आती है। इसके बाद हम देखते हैं सियांग उस प्यारे पपी को अपने घर ले आती है, लेकिन मिस्टर बो से कहता है तुम इसे अकेले संभाल नहीं सकते, एक काम करो तुम मेरे घर चलो, तुम कुछ दिन वहाँ पर रह लेना और हम दोनों मिलकर इस पपी को संभाल लेंगे। तभी वो मान जाती है और उसके घर चली जाती है। सियांग को आता देखकर उसकी माँ तो बेहद खुश हुई है। लगता है अब जाकर मेरे बेवकूफ बेटे को थोड़ी सी अकल आई है। वो तो अपने बेवकूफ बेटे के लिए इस लड़की को बहुत पसंद करती है। तुम जितना दिन चाहो यहाँ पर शांति से रह सकती हो और मैं तो बात ही नहीं करती, तुमसे अगर बात करूंगी तो मुझे भी अच्छा लगेगा। तो ठीक है आंटी, मैं थोड़ा अभी आराम कर लेती हूँ। सियांग को अपने सपने में एक बात याद आ रही है कि जब वो छोटी थी तब मिस्टर बो का वो बहुत ख्याल रखती थी और जब भी मिस्टर बो को अंधेरे से डर लगता था तब सियांग उसको जाकर उसकी मदद करती थी और दोनों ही बचपन में बहुत ही अच्छे दोस्त थे। पिछले रात की नींद उसकी पूरी नहीं हुई है, इसीलिए सियांग अपनी ऑफिस पर ही सो जाती है। तभी मिस्टर बो उसके पास आता है और उसको घूरने लग जाता है। वो जाग जाती है और दूर चला जाता है। मिस्टर बो बोलता है मुझे लगता है तुम्हारा नींद कुछ दिन से अच्छा नहीं हो रहा है, एक काम करो तुम मेरे साथ डॉक्टर के पास चलो, वो तुमको देखेंगे और तुम ठीक हो जाओगी। नहीं, कोई जरूरत नहीं है, मेरा इतना चिंता करने के लिए आपका शुक्रिया। मिस्टर बो वहाँ से जाने लगता है, लेकिन सियांग उसे पीछे से कुछ कहता है। पूछने पर भी वो नहीं बताती। ठीक है तो चलो एक साथ घर चलते हैं। नहीं, मैं तुम्हारे साथ घर एक साथ नहीं जा सकती क्योंकि मैं अभी एक डिनर पार्टी में जाने वाली हूँ। डिनर पार्टी? कौन सा डिनर पार्टी? मुझे तो किसी ने बताया नहीं। दरअसल ये पार्टी हम स्टाफ के लिए है, आप तो मालिक है, आप कैसे जा सकते हो? कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा क्योंकि इस डिनर पार्टी का खर्चा कंपनी उठा रही है तो मेरा भी जाने का अधिकार है। मिस्टर बो के उस पार्टी में जाने से सभी लोग हैरान हो गए हैं। अरे तुम लोग इतना एम्बैरेसिंग फील क्यों कर रहे हो? तुम लोग वही करो जो पार्टी में आकर करते हो। ठीक है तो फिर चलिए हम लूडो खेलते हैं और इसमें जो हारेगा वो सबसे ज्यादा ड्रिंक करेगा। इसमें खेलते हुए एक लड़की हार जाती है। सियांग सभी को इशारा करती है और वो लोग वहाँ से उठकर चले जाते हैं। मिस्टर बो उससे पूछता है तुम लोग मेरे सामने ड्रिंक क्यों नहीं कर रहे हो? वो मन ही मन सोचती है अगर तुम यहाँ पर हो तो कौन ही ड्रिंक करेगा? अगर ड्रिंक करके तुमको कोई उल्टा सीधा बोल दे तो? और बोलता है मैं पीऊंगी लेकिन थोड़ा सा। पार्टी में मस्ती करते हुए सियांग मिस्टर बो के ऊपर गिर जाती है, लेकिन वो अपनी गोदी से सियांग को उठने देना नहीं चाहता। उसको एक मार कर वो उठ जाती है। पार्टी से निकलने के बाद सभी अपने अपने घर चले जाते हैं, लेकिन सियांग घर जाने के लिए टैक्सी बुक कर रही होती है, लेकिन उसको कोई भी टैक्सी नहीं मिलता। मिस्टर बो से बोलता है चलो तुम मेरे साथ चलो और उसको अपना कोट पहना देता है। इसके बाद हम देखते हैं सियांग अपने घर आ गई है और वो अपना बाल सुखा रही है, लेकिन अचानक से करंट चली जाती है और उसको याद आता है मिस्टर बो को तो अंधेरे से डर लगता है और वो फ्लैशलाइट जलाकर उसे ढूंढने लग जाती है। सियांग रूम में जाते ही देखती है मिस्टर बो अपने रूम के एक कोने में पूरी तरह डर में बैठा हुआ है। एक चादर को अपने ऊपर लेती है और पूछती है क्या तुम ठीक हो? अब तुमको कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और वो उसे गले लगा लेता है। मुझे मत छोड़ो। सियांग पास में से एक हेडफोन उसके कान में लगा लेता है ताकि आसपास की आवाज उसके कान में ना जाए, लेकिन वो तो उसे किस करने के लिए आगे आ जाता है, लेकिन सियांग उसे रोक लेती है। अरे तुम्हें तो बहुत बुखार है, और चेक करती है। वो डॉक्टर को फोन करने जाने वाली होती है, तभी मिस्टर बो उसे फिर से खींच कर अपने गले लगा लेता है। मैं ठीक हो जाऊंगा, बस तुम मुझे छोड़कर मत जाओ। ठीक है, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, लेकिन जरा तुम्हारा टेम्परेचर देख लेती हूँ। और वो उसे चेक करती है। वो उसे फिर से रोक लेता है और बोलता है सियांग क्या तुम अपने दोस्त को पसंद करना बंद कर सकती हो? मुझे तुम्हें उसके साथ देखना पसंद नहीं आता है। और बेहोश होकर गिर जाता है। अगले दिन ऑफिस में सियांग की दोस्त उसे बहुत सारा काम देती है और बोलती है मैं जरा छुट्टी पर जा रही हूँ, मेरा एक काम जरा कर दो। ठीक है, मैं कर दूंगी। मैसेज आता है क्या तुम अभी मुझसे मिल सकती हो? उसका दोस्त सियांग से मिलकर अपने दिल की बात बताता है। मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, क्या तुम मेरे घर चलकर मेरे साथ रहना चाहोगी? लेकिन वो तो मिस्टर बो की बात ही सोचे जा रही है। अरे मैंने क्या ये सब तुमसे जल्दी क्या दिया? कोई बात नहीं, इसका जवाब तुम मुझे धीरे दो, कोई जल्दबाजी नहीं है। सियांग घर वापस आकर मिस्टर बो का बुखार चेक कर रहा है, लेकिन वो तो उसे ही सूंघने लग जाता है और बोलता है तुमसे मर्दों की स्मेल क्यों आ रही है? क्या तुम परफ्यूम नहीं लगाती? अरे मैं इसे कैसे बताऊं कि मैं उससे मिलने गई थी? क्या तुम तुम्हारे दोस्त से मिलने गई थी इसलिए तुम्हें इतना लेट हुआ है? वो उसे सच बता देता है कि हाँ मैं उससे मिलने गई थी और वो वहाँ से चली जाती है। मिस्टर बो अपने दोस्त को फोन करता है और बताता है तुम ठीक कह रहे थे, मैं उसे पसंद करने लगा हूँ, मुझे तो पहले से ही पता था
और अब देर मत करो और उसे पाने का तरीका सोचो। और हाँ, इसके बाद इतनी देर रात को मुझे फोन मत करना। मिस्टर बो आज सुबह सुबह जल्दी से तैयार होकर सियांग की वेट कर रहा है। उसकी माँ बोलती है, मुझे लगता है आज तुम बहुत जल्दबाजी में हो। ऐसा कोई भी बात नहीं है माँ, ऐसा ही है क्योंकि तुम उल्टा करके पेपर पढ़ रहे हो। आज तो वो उसे देखकर बहुत ज्यादा शर्मा रहा है। सियांग वहाँ से जाते ही मिस्टर बो भी उसके पीछे पीछे चला जाता है। ऑफिस में आते ही दोस्त उसको एक बड़ा गुलदस्ता देती है और बोलती है, तुम्हारे लिए एक कोई देकर गया है, मुझे तुम्हें देने को बोला था। और इसके ऊपर उसका दोस्त का नाम लिखा होता है। ये अच्छे क्वालिटी के गुलाब नहीं है, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए सबसे अच्छा गुलाब ले आ सकता हूँ। कोई जरूरत नहीं, ये किसी दूसरे ने मुझे तोहफा दिया है और तुम्हें इसमें बोलने का कोई भी जरूरत नहीं है। थोड़ी देर बाद मिस्टर बो उसे ढूंढने आता है। बोलता है उसका प्रेमी उसके लिए दोपहर का खाना लाया था और लगता है वो दोनों एक साथ फर्स्ट फ्लोर पर जाकर खाना खा रहे हैं। ये बात सुनते ही वो तो दौड़ने लग जाता है। दूसरी तरफ दोस्त बोलता है, मैंने तुम्हारे लिए आज बहुत सारा खाना बनाया है और मेरा हाथ का खाना तुम्हें पसंद आएगा, लेकिन मेरे लिए इतनी परेशानी उठाने की आपको जरूरत नहीं थी। ठीक है, अगर तुम्हें ये सब करना पसंद नहीं आया तो मुझे सीधे बता दो, इसके बाद से मैं तुम्हारे पसंद का ध्यान रखूंगा। नहीं नहीं, दरअसल मुझे अपना इतना ध्यान रखने की आदत नहीं है। मिस्टर वो वहाँ पर आते हैं और बोलते हैं, क्या तुम खाना खा रही हो? लेकिन इस कंपनी की एम्प्लॉय ना होकर भी तुम्हारा इस तरीके से आना सिक्योरिटी तोड़ना है। वो मुझे माफ करना, मैंने इस बारे में सोचा नहीं था। तभी सियांग उसके सामने आ जाती है और बोलती है, ये मेरी परिवार का हिस्सा है, क्या तुम्हें इससे प्रॉब्लम है? परिवार का हिस्सा? ये तुम्हारे परिवार का कौन सा हिस्सा है? ये बात बोलते ही सियांग अपने दोस्त को सीधे डेट पर चलने की बात पूछती है। मिस्टर बो को तो बहुत खराब लगता है, लेकिन फिर भी वो बोलता है, ये यहाँ पर अभी भी नहीं रह सकता क्योंकि तुम दोनों की अभी शादी नहीं हुई है। और दोनों वहाँ से जाने ही लग जाते हैं, लेकिन मिस्टर बो उसका हाथ पकड़ लेता है, लेकिन हाथ छुड़वा कर वो वहाँ से चली ही जाती है। लेकिन कुछ दूर आकर सियांग बोलती है, मुझे माफ कर दो, मैं तब थोड़ी सी गुस्सा हो गई थी इसलिए ये सब कर बैठी। वो बोलता है, कोई बात नहीं, लेकिन तुम इन सब बातों के ऊपर दोबारा जरूर सोचना। सभी एक साथ डिनर कर रहे होते हैं। मिस्टर बो की माँ बोलती है, सियांग कल तुम क्या फ्री हो? तभी मेरे साथ एक आंटी के घर चल सकती हो, वहाँ पर हम किटी पार्टी करने वाले हैं और तुमको बहुत अच्छा लगेगा और तुम कल हमारा ड्राइवर बनना। किटी पार्टी में जाते ही मिस्टर बो की माँ बहुत सारा गेम जीतती है और वो बोलती है, दरअसल मेरे साथ आज मेरी किस्मत सियांग आई है, इसलिए मैं इतना सारा गेम जीत रही हूँ। मिस्टर बो आते हैं, ये तो जैसे जैसे बड़ा हो रहा है बहुत ही हैंडसम होता जा रहा है। आंटी, मेरी एक भतीजी है, क्या आप अपने बेटे की शादी उससे करवाएंगे? तुम उससे जरूर बात करना, तुम दोनों अच्छे दोस्त बन जाओगे। लेकिन मिस्टर बो कहता है, जरूरत नहीं, वो मेरे लायक नहीं है। सियांग का हाथ पकड़कर वहाँ से चला जाता है। तभी पीछे से उस आंटी की भतीजी बाहर आती है। उदास होने की कोई भी जरूरत नहीं है। नहीं आंटी, कोई बात नहीं, मैं जरा से भी उदास नहीं हूँ, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। तुम क्या इसे खोल सकती हो? मेडिकल रिपोर्ट? लेकिन इसका क्या मतलब है? मिस्टर बो बोलता है, इसका मतलब ये है कि मैं अभी 28 साल का हो गया हूँ और मैं एकदम हेल्दी हूँ और मैं कोई भी नशा नहीं करता और मेरी कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं है। मैं तुम्हें पाना चाहता हूँ, लेकिन तुम भूल रहे हो कि मेरा एक बॉयफ्रेंड है। लेकिन तुम उस लड़के को पाना क्यों चाहते हो? तुम्हें क्या नहीं दिखता कि वो अंदर से एकदम खोखला है? सियांग बोलती है, मुझे तो पहले से ही अंदाजा था कि तुम इतने बेशर्म हो। थैंक यू, इससे मैं अपने आप को सुधारने की कोशिश करूंगा। सोचती है कि इसके ऊपर कोई बुरी आत्मा का साया है, लेकिन मैं और भी कुछ कर सकता हूँ। क्या तुम देखना चाहोगी? वो सियांग को किस करने ही वाला होता है कि रोक लेता है। नहीं, तुम्हें कुछ दिखाने की जरूरत नहीं है। सियांग की फोन आ रहा है, लेकिन उसे अटेंड करने नहीं देता और किस करने लग जाता है। ठीक है, अब तुम तुम्हारे बॉयफ्रेंड का फोन उठा सकती हो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। क्या तुम मेरे साथ खाने पर चल सकती हो? ठीक है, मैं अभी आती हूँ। दोनों एक साथ खाना खा रहे होते हैं। तभी मिस्टर बो अपने सीनियर को लेकर वहाँ पर चले आते हैं। बोलता है, क्या तुम खाना खा रहे हो? ये तुम्हारी कौन है? ये मेरी प्रेमिका है। और उनसे उनकी मुलाकात करवाता है। दरअसल मैं अपने सीनियर के साथ तुम्हारे कॉलेज में कुछ दान करने की बातचीत कर रहे थे। अरे ठीक है, आप दोनों भी हमारे साथ ज्वाइन कीजिए। सियांग के साथ मिस्टर बो बैठकर उसके साथ बहुत ज्यादा शैतानी करने लग जाता है। सीनियर जब वहाँ से चला जाता है, सियांग बोलती है, ये सब तुम मेरे साथ क्यों कर रही हो? मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि तुम्हारी अब शादी नहीं हुई है, तो फिर मैं तुम्हारा पीछा कर सकता हूँ। चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ। नहीं, वो नहीं जा सकती, अभी उसे मेरे साथ जाकर एक क्लाइंट के साथ बात करना है। ठीक है सियांग, तुम अपना काम करके मुझे कॉल जरूर करना। गाड़ी में बैठे मिस्टर बो सियांग को बोलता है,
तुमने मेरी झूठ बोलने में मदद की है, तो तुम्हें तो मुझे कोई इनाम देना चाहिए। इनाम? ठीक है। और उसे जोर से थप्पड़ मारने ही जाने वाली होती है और रोक लेता है, लेकिन मिस्टर वो उसका हाथ पकड़कर खुद को मारने देता है। तुम तो मेरे सामने कितनी लड़ती झगड़ती हो, लेकिन उसके सामने जाते ही एकदम सादा सीधा बन जाती हो। लेकिन मुझे उसी तरह रहना पसंद है और तुम मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। ये बोलते ही वो वहाँ से चली जाती है। इसके बाद सीन कट होता है और हम देखते हैं सियांग अपने दोस्त से मिलने आया है। दोस्त बिना देर करते हुए सीधे सियांग को सगाई के बारे में पूछता है कि चलो हम दोनों सगाई कर लेते हैं। तुम कुछ जल्दबाजी नहीं कर रहे हो? अभी तो हम दोनों ठीक से एक दूसरे को जानते भी नहीं है। अरे नहीं नहीं, ये तो एकदम ठीक समय है। मेरी शादी की उम्र हो चुकी है और मैंने सोचा कि तुमको प्रपोज कर दूं, तो चलो जल्दी से शादी कर लेते हैं। तभी बाहर से एक लड़की आती है और बोलती है तुमसे मुझे जरूरी काम है, चलो बाहर चलो। और वो उठकर बाहर चला जाता है। उसे धक्का देती है। तुम्हें क्या लगता है तुम इतनी आसानी से मुझसे अपना पीछा छुड़ा लोगे? लेकिन तुम्हें बताओ, तुम उसको अपनी पत्नी के रूप में देखना चाहते हो। उसमें क्या है जो मुझ में नहीं है? और तुमको भी पता है कि तुमको कोई सीधा साधा लड़की हैंडल नहीं कर सकता। इसके बाद उनके खाने के टेबल पर मिस्टर बो भी आ जाता है और बोलता है मुझे लगता है आज तुमने सियांग के लिए बहुत सारा खाना बनाया है, क्या मैं तुम लोगों के साथ बैठ सकता हूँ? मिस्टर बो बैठकर अपना खाना खाने लगते हैं। दोस्त उसको खाने देता है, लेकिन वो खाना नहीं चाहती। कोई बात नहीं, मैं खा लेता हूँ। और वो उठाकर खाने लग जाता है। यूनिवर्सिटी से मैसेज आया है, तुम जरा रुको, मैं आता हूँ। मिस्टर बो बोलता है तुम्हें क्या लगता है उसे कोई जरूरी काम था? बिल्कुल नहीं, उसे किसी लड़की ने मैसेज किया है। इस लड़के में जरूर कोई गड़बड़ी है, तुम्हें एक बार देखना चाहिए। सियांग बोलती है लेकिन इससे तुम्हें कोई लेना देना नहीं, मैं अपने रिश्ते निभाना जानती हूँ, लेकिन तुम्हें किस बात का डर है कि तुम मुझसे दूर भाग रहे हो? लेकिन वो उठकर चली जाती है और बाहर जाते ही देखती है सच में उसका दोस्त किसी लड़की के साथ बात कर रहा है। दोस्त बोलता है तुम मुझे परेशान करना बंद करो, मेरी शादी हो रही है, लेकिन तुम्हें मेरी जरूरत है, शादी की नहीं। लेकिन वो देख लेता है कि सियांग उसे बहुत देर से देख रही है। उसे समझाने लग जाता है कि तुम जो देख रही हो वो सच नहीं है। सियांग बोलती है तुम एक नंबर के झूठे हो, अगर तुम्हारे साथ उसका कोई गलत संबंध नहीं है तो तुमने पहले मुझे उसके बारे में क्यों नहीं बताया? ठीक है, तुम एक काम करो, इसके बाद मुझसे मिलने की बिल्कुल कोशिश मत करना और हमारा रिश्ता यहीं पर ही खत्म होता है। उसके जाने के बाद लड़की तो उसे थप्पड़ मारने वाली होती है, ये बोलकर कि तुम इसके ही लायक हो। लेकिन वो उसका हाथ पकड़ लेता है और बोलता है मैं अभी एक सिंपल लाइफ जीना चाहती हूँ और तुम मुझसे ना ही मिलो तो अच्छा होगा। और वो वहाँ से चला जाता है। मिस्टर वो सियांग के लिए खरीदी हुई अंगूठी बहुत देर से देख रहा होता है। तभी सियांग वहाँ पर अचानक से आने पर वो बिल्कुल घबरा जाता है। अरे मैं तो ये कुरियर देने आई थी, तुम मुझे देखकर इतना डर क्यों रहे हो? लेकिन तुम कुछ अलग दिख रहे हो, क्या हुआ है? ओ, तुम्हारा ब्रेकअप हो गया है, ये बोलकर वो उसका मजाक उड़ाने लग जाता है। अगर तुम्हारा हंसना हो गया है तो मैं यहाँ से जा सकती हूँ। ठीक है, तुम जाओ और अपना काम करो। मिस्टर वो कुरियर में एक चिट देखता है जिसमें लिखा है मैं तुम्हारे साथ हमेशा हूँ। अरे लगता है ये मुझे कोई चाहने वाला भेजा है, इतना हैंडसम होना भी मेरे लिए अब दिक्कत हो गया है। मिस्टर बो और सियांग आज फिर से नई सेक्रेटरी ढूंढने की कोशिश करते हैं। तभी एक लड़की आती है जिसका बात करने का तरीका पूरा सियांग जैसा है और उसकी बातें सुनकर मिस्टर बो को सियांग की पहली इंट्रोडक्शन की बात याद आ जाता है। मुझे लगता है ये तुम्हारे लिए सही होगा। यही लड़की सिलेक्ट हो जाती है और उसे काम सिखाने के लिए भेज दिया जाता है। जाते समय वो देखती है उसका भेजा हुआ चिट नीचे पड़ा है। एक नई सेक्रेटरी चुने जाने की वजह से अब सियांग को वहाँ से जाना पड़ेगा। वो अपनी चीजें वहाँ से समेटने लग जाती है। तभी मिस्टर बो वहाँ पर आते हैं और बोलते हैं तुम्हें अभी भी यहाँ पर 3 दिन रहना होगा, क्योंकि नई सेक्रेटरी को तुम्हें ये सब काम सिखाना होगा। रात के अंधेरे में नई सेक्रेटरी मिस्टर बो के ऑफिस रूम में घुस जाती है। उनकी हाथ से गिरा हुआ रिंग और चिट उठा लेती है। हम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं, ये बोलकर वो अंगूठी पहन लेती है। इसके बाद हम देखते हैं सियांग अपने घर वापस आ गई है। वो खाना देखकर बोलती है ये तो मेरा पसंद का खाना नहीं है, तो फिर किसका है? माँ बोलती है दरअसल हमारे घर एक मेहमान आने वाला है। उसका पापा बोलता है तुम्हें याद नहीं, तुम्हें दरवाजे पर एक गंदा बच्चा मिला था, तुम्हें पता है वो वापस आ गया है। तभी सियांग को याद आता है कि वो जब छोटी थी तभी एक लड़के को उसके घर आने के लिए बोला था। अरे वो तो यहाँ से चला गया था ना, तो आपने उससे कांटेक्ट कैसे किया? माँ बोलती है अरे नहीं नहीं, हमने उससे कांटेक्ट नहीं किया, बल्कि वो हमारा खबर लेने के लिए हमारे घर आए थे। तुम जानते हो वो अभी काफी सक्सेसफुल हो गया है और किसी कंपनी का बॉस है, लेकिन वो हमें चिट्ठियां भेजना कभी नहीं भूलते। दरवाजे की घंटी बजता है।
मुझे लगता है वो आ गए हैं। सियांग, जरा तुम जाओ, दरवाजा खोलो। दरवाजा खोलते ही वो अपने सामने मिस्टर बो को देखती है और वो बोलता है सरप्राइज। सियांग उसे देखकर पूरी तरह घबरा जाती है और उल्टा सीधा काम करने लग जाती है। अरे बेटा, तुम्हारी पसंद की खाना बना है। अंकल, आज भी आंटी की हाथों की खाना पहले जैसे ही टेस्टी है। ओ, मुझे तो याद ही नहीं था। अंकल आंटी, मैंने आपके लिए एक छोटा सा गिफ्ट खरीदा है। बाहर मिस्टर बो और सियांग एक साथ घूम रहे हैं। सियांग बोलती है तुमने तो मुझे कभी नहीं बताया कि तुम मेरे वो पुराने दोस्त हो, लेकिन मैंने तो अपना नाम तुम्हें बताया था। वो मैं भूल गई, मुझे याद नहीं है। हाँ, हम दोनों बहुत सारे बातें की थी, लेकिन शायद तुम सभी भूल गए हो। लेकिन हमने क्या बात की थी? वो धीरे से बोलता है तुमने मुझे बताया था कि तुम सारी उम्र मुझे प्रोटेक्ट करोगे और तुमने ये भी बताया था कि तुम बड़े होकर मुझसे ही शादी करोगे। तुम्हें क्या लगता है मैं ये सभी बातें भूल चुका हूँ? और मैंने क्या कहा था? मैंने बोला था मैं बड़े होने का इंतजार करूंगा और तुम्हारे साथ सबसे बड़े बिला में शादी करूंगा। सियांग तो पूरा शर्मा जाती है और वो उसे चले जाने का बहाना ढूंढने लगती है। उसकी माँ बोलती है तुमसे वो कॉलेज का प्रोफेसर मिलने आया है। सियांग को देखते ही उसका दोस्त उससे माफी मांगने लग जाता है। बोलता है मेरा उसके साथ सभी रिश्ता बहुत दिन पहले ही खत्म हो चुका था और मैं सच में तुम्हारे साथ एक नई जिंदगी शुरू करना चाहता हूँ। तुम क्या ये सभी बातें भुलाकर मुझे एक मौका दोगे? वो बोलती है मुझे नहीं लगता है इसे दोबारा शुरू करके कोई फायदा होगा। मुझे लगता है तुम मिस्टर बो के प्यार में पड़ चुकी हो, है ना? मुझे पता नहीं मैं उसके प्यार में पड़ चुकी हूँ या नहीं, लेकिन मेरे लिए उसका इतना ध्यान रखना मुझे बहुत पसंद है और तुम भी जिसके बारे में सोचते हो और प्यार करते हो उसके साथ ही रहो। और उसके साथ सारे रिश्ता खत्म करके वो वहाँ से चली जाती है। सियांग के जाने के बाद दोस्त वहाँ पर ही बैठकर कुछ सोचने लगता है। तभी वो लड़की भी वहाँ पर आ जाती है और बोलती है मैं एक आवारा कुत्ते को घर देने के लिए तैयार हूँ। अभी तुम सोचो तुम ये करोगे या नहीं। उसकी सारे बातें सुनकर सियांग सोचती है मैं वाकई में मिस्टर बो को बहुत पसंद करता हूँ। उसको मैसेज करती है कि तुम कहाँ पर हो, मुझे फोन कर सकते हो। थोड़ी देर बाद मिस्टर बो उसको फोन करता है और बोलता है मैं तुम्हारे घर के नीचे हूँ। वो दौड़ा हुआ पास जाती है। वो पहले बोलती है मैं तुम्हारे जैसा पैसा नहीं कमा सकती और मेरी फैमिली तुम्हारे जैसे अमीर भी नहीं है, क्या तुम मुझे संभाल पाओगे? मिस्टर बो बोलता है मैं तुम्हारी सभी चीजें संभाल सकता हूँ, बस तुम मुझे हाँ कहो। सियांग उसे किस करने लग जाती है और बोलती है मैं तुम्हारे साथ ही रहना चाहती हूँ, तो फिर चलो हम दोनों शादी कर लेते हैं। नहीं, पहले हम दोनों को अपने पेरेंट्स के साथ बात करना होगा और तुम अभी जाओ थोड़ी देर आराम कर लो। और वो उसको फिर से किस करता है। अगले दिन मिस्टर बो सियांग के साथ मिलते ही पहले तो उसको वही रिंग से प्रपोज करता है, लेकिन वो तो देखती है बॉक्स में कोई रिंग ही नहीं है। मिस्टर बो परेशान हो जाता है और खुद को ही दोषी समझता है। अरे कोई बात नहीं, रिंग तुम्हें मिल जाएगा, मेरी गलती है, मैंने उस अंगूठी को गिरा दिया। तुम्हें पता है उस अंगूठी को बनाने के लिए पूरे 1 साल लगा था और मैं इतने दिनों से उसका ध्यान रख रहा था। कोई बात नहीं, फिर भी मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। और उसे किस करने लग जाती है। इसके बाद वो दोनों पूरी रात एक साथ बिताते हैं। सुबह उठकर जब दोनों एक साथ ब्रेकफास्ट करते हैं, सियांग अपनी उंगली में एक अंगूठी देखती है। ये क्या है? तुमने मुझे ये कब पहनाया? दरअसल कल रात तुम्हारे सो जाने के बाद मैं इसे खरीद के ले आया था। ठीक है, आज तुम मुझे घुमाने ले चलो। अरे तुम्हारे साथ हाथ पकड़कर चलना कितना अच्छा लग रहा है और मुझे तो थोड़ी थोड़ी शर्म भी आ रही है। तभी कई बच्चे आकर उसे धक्का दे देती है, लेकिन वो उसे संभाल लेता है। तुम जरा रुको, मैं कुछ ले आता हूँ। तभी मिस्टर बो कहीं से बहुत सारा बलून ले आता है, बच्चों को कुछ बलून देता है और सभी को उड़ाते हुए सियांग को किस करने लग जाता है। अभी मिस्टर बो को सियांग के माता पिता के साथ बात करना होगा। अरे मैं अंकल आंटी से कैसे बात कर सकता हूँ? अंकल आंटी, मैं आपकी बेटी को बहुत पसंद करता हूँ और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। ठीक है, तुम दोनों बड़े हो चुके हो और समझदार भी हो, तुम दोनों जो भी फैसला लोगे हम दोनों मान जाएंगे। इसके बाद हम देखते हैं मिस्टर बो के साथ सियांग भी उसके घर आ चुकी है। अब दोनों एक साथ ही रह रहे हैं। जब उसको प्यारा बोलती है तो वो बहुत शर्मा जाता है। ऑफिस में सियांग की दोस्त बोलती है तुम्हें पता है हमारे बॉस की सगाई हो गई है और उनकी वाइफ कौन है? नहीं नहीं, मुझे नहीं पता। लगता है तुम मुझे बहुत देर से याद कर रही थी, लेकिन तुम्हारे हाथ में अंगूठी क्यों नहीं है? अरे दरअसल मैं तुम्हारी सेक्रेटरी हूँ और ये बात सभी को पता चली तो तुम्हारी बदनामी होगी, तो मैं पहले नौकरी छोड़ देती हूँ फिर अंगूठी पहन लूंगी। उनको ये सब करते हुए एक स्टाफ देख लेती है और वहाँ से शर्मिंदा होकर चली जाती है। सभी स्टाफ नए सेक्रेटरी के आसपास खड़े हैं। अरे तुम्हारा ये अंगूठी तो बहुत महंगा होगा।
हाँ, ये मेरे मंगेतर ने मुझे गिफ्ट दिया है। लेकिन आज सुबह सियांग ने भी कुछ इस तरह की अंगूठी पहनी थी। मिस्टर बो उस अंगूठी को बहुत ढूंढ रहे हैं, लेकिन उसको वो नहीं मिल रहा। सियांग को उसकी दोस्त आकर बोलती है, तुम्हें मिस्टर बो से दूर रहना चाहिए। तुम्हें पता है वो तो नई सेक्रेटरी की मंगेतर है। मंगेतर? लेकिन तुम्हें ये सब किसने बताया? अरे वो जो अंगूठी पहनी है ना, उसे मिस्टर बो ने खुद एक साल से डिजाइन करवाया है। और तुम गुस्सा मत करो, मैंने बस तुम्हें सच्चाई बताया। लेकिन वो तो मिस्टर बो की मंगेतर नहीं है, तुम्हें शायद कोई गलतफहमी है। लेकिन नई सेक्रेटरी पीछे से ये सभी बातें सुन लेती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं मिस्टर बो को किसी ने किडनैप करके एक जगह पर ले आए हैं। मिस्टर बो को जब होश आता है, वो देखता है ये तो नई सेक्रेटरी है। देखो, ये अंगूठी तो मेरे ही हाथ में कितनी अच्छी लग रही है, तो तुम एक काम करो, इसे हमेशा के लिए मेरे हाथ में ही रहने दो। लेकिन तुम ये क्या कर रहे हो? मुझे यहाँ से जाने दो। तुम्हें क्या याद नहीं, मैं तुम्हारे साथ हाई स्कूल में पढ़ती थी और तभी से मैं तुमको बहुत पसंद करती हूँ। लेकिन तुम मेरी तरफ कभी नहीं देखते थे। मैंने तुम्हें कितने सारे लेटर भेजा, बात करने की कोशिश की, लेकिन तुम कभी भी नहीं बात करते थे। और फिर सियांग के आने के बाद तो तुम बिल्कुल ही बदल गए। तुम समझ नहीं रहे हो, मुझे नहीं पता था कि तुम मुझे पसंद करते हो। एक लड़की दौड़ी सियांग के पास आती है और उसे सीसीटीवी फुटेज दिखाती है। इसमें सियांग देखती है मिस्टर बो को किसी ने पीछे से मारा था और उसे बेहोश करके ले जा रहा है। उससे बात करते समय गलती से उसका चाकू से लग जाता है। मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें चोट पहुंचाना नहीं चाहता था, मैं तो बस तुमको प्यार करती हूँ। तभी सियांग वहाँ पर पुलिस ले आ जाती है और उसे पुलिस के हवाले करके मिस्टर बो को वहाँ से छुड़ा लेती है। इसके बाद उसे घर ले आकर सियांग उसके कटी हुई जगह पर दवाई लगा देती है। अगले दिन सियांग उसकी नौकरी छोड़कर बेहद खुश होती है और मिस्टर बो भी दौड़ते हुए उसके पास आता है और उससे बोलता है, मुझे भी एक बड़ी पोस्ट पर नौकरी मिल चुका है। और दोनों एक दूसरे को खुशी से गले लगाते हुए हमारी स्टोरी आज यहीं पर ही खत्म होती है।